हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सागर सर और स्वागत है आप सभी लोगों का गणित एकेडमी प्लस में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 9th मैथ का टॉपिक सर्कल के बारे में, जो बहुत ही सरल टॉपिक्स है। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिल्कुल बहुत ही सुगमता पूर्वक बताऊंगा कि सर्कल होता क्या है और सर्कल से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, जो थ्योरम बनते हैं, आप उस थ्योरम को सरलतापूर्वक कैसे समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सर्कल पर। देखिए सर्कल होता क्या है। सर्कल जो होता है, अगर कोई समतल दिया गया है, जैसे हम मान लेते हैं कि यह ब्लैक बोर्ड ही आपका कोई समतल है, तो अगर कोई भी समतल दिया गया है तो सर्कल जो होता है बिंदुओं का एक ऐसा बिंदु पथ होता है जिसकी किसी स्थिर बिंदु से दूरी सदैव समान होती है, उसे हम वृत्त कहते हैं। तो आप यह कह सकते हैं कि वृत्त किसी समतल में स्थित बिंदुओं का वह बिंदु पथ होता है। बिंदु पथ को आप यह भी कह सकते हैं कि बिंदुओं का समुच्चय, या आप यह भी कह सकते हैं कि कोई बिंदु ऐसे गतिमान हो रहा है कि उसका किसी स्थिर बिंदु से दूरी सदैव समान हो। वैसे सर्कल के डिफिनीशन के अनेक परिभाषाएं हैं, लेकिन आपको एकदम सुस्पष्ट समझने के लिए बस आप इतना समझ लीजिए कि अगर कोई भी प्लेन दिया गया है, कोई समतल दिया गया है, तो उस समतल में बिंदुओं का एक ऐसा बिंदु पथ होता है जिसकी एक स्थिर बिंदु से दूरी सदैव समान हो, उसे हम वृत्त कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक कोई सर्कल दिया गया है, हाँ, हम मान लेते हैं कि एक कोई बिंदुओं का बिंदु पथ है। यहाँ पे अनेक बिंदु हैं, इस अनेक अपरिमित रूप से अनेक बिंदु हैं। हम मान लेते हैं यह कोई बिंदुओं का बिंदु पथ है। तो अगर यह कोई बिंदुओं का बिंदु पथ दिया गया है, कोई समतल दिया गया है, और इस समतल में कोई बिंदु इस प्रकार से गतिमान हो, या इस समतल में स्थित बिंदुओं का ऐसा समुच्चय हो, या इस समतल में बिंदुओं का वह बिंदु पथ जिसकी एक स्थिर बिंदु से दूरी सदैव समान होती है, यानी इस बिंदुओं के पथ से लेकर और इस स्थिर बिंदु के बीच की ये जो दूरी होती है, यह जो डिस्टेंस होता है, अगर यह डिस्टेंस समान होता है तो इसे हम वृत्त कहते हैं। और यह जो स्थिर बिंदु दिया गया है, इसे हम वृत्त का केंद्र कहते हैं। स्थिर बिंदु को हम वृत्त का केंद्र कहते हैं। और ये जो बिंदुओं का बिंदु पथ दिखाई दे रहा है, इसे हम वृत्त की परिधि कहते हैं। वृत्त की परिधि, बिंदुओं के बिंदु पथ को क्या कहते हैं? वृत्त की परिधि। और बिंदुओं को देखिए, वृत्त के परिधि पर स्थित किसी बिंदु की, वृत्त के परिधि पर स्थित किसी बिंदु की और इस स्थिर बिंदु के बीच की जो दूरी होती है, यानी ये जो बिंदुओं का ये जो बिंदु पथ दिया गया है और ये जो स्थिर बिंदु है, इनके बीच की ये जो डिस्टेंस होता है, यह जो डिस्टेंस होता है, हम इसे वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। वृत्त की त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। हाँ, रेडियस ऑफ सर्कल, यानी वृत्त की त्रिज्या। आप लोग समझ गए कि स्थिर बिंदु और ये जो बिंदुओं का बिंदु पथ दिया गया है, इस बिंदुओं के बिंदु पथ पर अगर हम कोई भी बिंदु ले लें और इस स्थिर बिंदु के बीच की जो दूरी निकालेंगे, यही वृत्त की क्या कहलाएगी? त्रिज्या कहलाएगी। अब इसमें एक चीज और आप लोग समझ लीजिए, वृत्त का जीवा। हाँ, इसमें एक चीज और आप लोग समझ लीजिए, वृत्त की जीवा। जीवा क्या होती है? तो देखिए, अगर कोई सर्कल दिया गया है, ये बिंदुओं का बिंदु पथ दिया गया है, तो बिंदुओं, हाँ देखिए, वृत्त के परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो होती है, जो रेखा खंड होती है, उसे हम वृत्त की जीवा कहते हैं। आप यह कह सकते हैं कि अगर ये वृत्त पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ दिया गया है, ये जो वृत्त की जो परिधि है, अगर इस पर अगर हम कोई दो बिंदु लेते हैं और उन दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखाखंड होती है, वही वृत्त की क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। जैसे मान लीजिए, अगर इस बिंदु को हम इस दूसरे बिंदु से मिला दिए तो क्या कहलाएगी? वृत्त की जीवा कहलाएगी। इसे अगर हम इसे मिला दिए तो ये भी क्या कहलाएगी? वृत्त की जीवा कहलाएगी। और वृत्त पर अनेक बिंदु स्थित होते हैं। हम यह निश्चित नहीं कर पाएंगे कि वृत्त पर कितने बिंदु स्थित होते हैं। किसी बिंदु पर अपरिमित रूप से अनंत बिंदु होते हैं। तो अगर हम किन्हीं दो बिंदुओं को मिला देते हैं, वृत्त के परिधि पर स्थित अगर हम दो बिंदुओं को मिला देते हैं, तो यह जो बिंदु पथ बनता है, यानी यह जो रेखाखंड होती है, यही वृत्त की क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। अब इसके बाद एक चीज और समझ लीजिए, जरूरी नहीं है कि जीवा ऐसे ही हो, ठीक है। जीवा ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ठीक है। कुछ जीवा ऐसी होती है जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है। कुछ जीवा ऐसी होती हैं जो वृत्त के किससे होकर जाती हैं? केंद्र से होकर जाती हैं। तो जो जीवा वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, जो जीवा वृत्त के
केंद्र से होकर जाती है उसे हम वृत्त का व्यास कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? वृत्त का व्यास। उसे हम वृत्त का व्यास कहते हैं। ठीक है, हम वृत्त का व्यास क्या होता है? तो वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है उसे हम क्या कहते हैं? वृत्त का व्यास कहते हैं। अब एक चीज़ और समझ लीजिए, अगर हम मान लेते हैं कि यह कोई जीवा है, यह वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, ठीक है, तो एक क्या है? वृत्त की त्रिज्या। और वृत्त की त्रिज्या को सदैव हम स्मॉल r से व्यक्त करते हैं और इसके सेंटर को हम O से डिनोट करते हैं। तो अगर इसके सेंटर को हम O से डिनोट कर देते हैं, किसके? वृत्त के केंद्र को अगर हम O से क्या कर देते हैं? डिनोट कर देते हैं, और यह क्या है? सर्कल की रेडियस है, इसको हम किससे डिनोट करते हैं? R से डिनोट करते हैं। तो अगर यह R है तो इसको भी हम क्या कह सकते हैं? R कह सकते हैं। समझ में आ रहा है? और एक चीज़ और देखिए, किसी वृत्त में जितनी भी त्रिज्याएं होती हैं सब समान होती हैं। देखिए ए भी क्या है? वृत्त की त्रिज्या। ए भी क्या है? वृत्त की जीवा। ये सब क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। तो जितनी भी एक वृत्त की जितनी भी त्रिज्याएं होती हैं सब क्या होती हैं? समान होती हैं। अक्सर कंपटीशन में पूछा जाता है कि एक ही वृत्त की सभी जीवाएं कैसी होती हैं? समान होती हैं या असमान होती हैं? तो आप लोग क्या कहेंगे? एक ही वृत्त की जो त्रिज्याएं होती हैं वो क्या होती हैं? समान होती हैं। अब एक चीज़ और देख लीजिए, यह R है, ए भी क्या है? R है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी जो जीवा वृत्त के केंद्र से होकर जाएगी उसे हम वृत्त का क्या कहेंगे? व्यास कहेंगे। तो एक चीज़ आपको यहाँ पे कॉमन पॉइंट मिल रहा है कि ये जो व्यास है ना, जिसको हम डी से प्रदर्शित करते हैं, व्यास को किससे प्रदर्शित करते हैं? डी से। तो डी इक्वल टू कितना आ रहा है? R प्लस आर, यानी डी इक्वल टू हो जाएगा 2R, यानी डी इक्वल टू 2R। इसका मतलब यह है कि डी क्या है? वृत्त का व्यास है, और R क्या है? वृत्त की त्रिज्या, यानी डी इक्वल टू कितना आ गया? 2R। तो हम इस प्रकार से यह कहेंगे कि जो व्यास होता है, वृत्त का जो व्यास होता है वो त्रिज्या का क्या होता है? 2 गुना होता है। वृत्त का जो व्यास होता है वो त्रिज्या का क्या होता है? 2 गुना होता है। अब इसके बाद आप लोगों को बताएंगे कि चाप क्या होता है, वृत्तखंड क्या होता है। तो एक चीज़ और देख लीजिए, वृत्त का चाप, वृत्त का चाप। देखिए, अगर हम मान लेते हैं कि ये कोई सर्कल दिया गया है, ये कोई सर्कल है जिसका सेंटर O है और रेडियस क्या है? R है। तो अगर कोई सर्कल दिया गया है और उस सर्कल पे अगर हम कोई 2 बिंदु ले लेते हैं स्वेच्छानुसार, आप A B C D X Y कोई भी स्वेच्छानुसार अगर आप 2 बिंदु लेते हैं, अगर हम मान लेते हैं कि हमने 2 बिंदु लिया, एक A और हमने एक यहाँ पे दूसरा लिया B, तो जब हम किसी वृत्त पर 2 बिंदु लेते हैं तो ये जो वृत्त होता है चाप में डिवाइड हो जाता है। किस में डिवाइड हो जाता है? चाप में डिवाइड हो जाता है। यानी इस प्रकार से हम यह कहते हैं कि अगर कोई वृत्त है और उस पर अगर हम कोई 2 बिंदु लेते हैं तो वृत्त जो होता है 2 भाग में डिवाइड हो जाता है, और प्रत्येक भाग को हम क्या कहते हैं? वृत्त का चाप कहते हैं। प्रत्येक भाग को हम वृत्त का चाप कहते हैं। अब इसमें से जो बड़ा वाला भाग होता है उसे हम दीर्घ चाप कहते हैं। यानी ये चाप कितने प्रकार का हो गया? 2 प्रकार का हो गया। एक होता है दीर्घ चाप और दूसरा होता है लघु चाप। हाँ, दूसरा कौन होता है? लघु चाप। तो अगर हम किसी वृत्त पर कोई 2 बिंदु ले लिए तो वृत्त जो है 2 भाग में डिवाइड हो गया। बड़ा वाला भाग को दीर्घ चाप बोलेंगे और छोटे वाले भाग को लघु चाप बोलेंगे, और इनमें से प्रत्येक को हम क्या बोलेंगे? वृत्त का चाप बोलेंगे। तो एक चीज़ और समझ लीजिए, इसको हम कैसे व्यक्त करते हैं, प्रदर्शित कैसे करते हैं? तो प्रदर्शित करने का 2 डायरेक्शन होता है। एक होता है वामावर्त दिशा, और दूसरा होता है दक्षिणावर्त दिशा। वामावर्त दिशा क्या होता है? तो आप लोग घड़ी देखें, घड़ी जो जिससे हम लोग समय देखते हैं, तो घड़ी में जो मिनट की सुई होती है, जो सेकेंड की सुई होती है, या जो हावर्स की सुई होती है, जिस डायरेक्शन में चलती है, जिस डायरेक्शन में घड़ी की मिनट की सुई चलती है उसको हम दक्षिणावर्त दिशा कहते हैं। और उसके विपरीत दिशा को, घड़ी के सुई के मिनट की जो सुई होती है उसके विपरीत दिशा को हम वामावर्त दिशा कहते हैं। तो अगर हम यहाँ पे दक्षिणावर्त दिशा लेते हैं, यानी यह दक्षिणावर्त एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगा। और अगर हम कुछ इस प्रकार से लेंगे तो एक कौन सा डायरेक्शन बन जाएगा? ए डायरेक्शन जो है आपका
हाँ, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी इसको हम वामावर्त दिशा बोलते हैं और इसको हम दक्षिणावर्त दिशा बोलते हैं। तो अगर हम दक्षिणावर्त दिशा में चाप ले रहे हैं, एक चाप इसे ले रहे हैं, तो देखिए दक्षिणावर्त जब दिशा में लेंगे तो एक चाप होगा बी से ए तक, तो यह बी से ए तक क्या आ रहा है, लघु चाप आ रहा है, और पुनः ए से बी तक क्या जाएगा, दीर्घ चाप जाएगा। तो लघु चाप को हम ऐसे डिनोट करेंगे एम बी ए। हाँ, ए आपका क्या किसको डिनोट करेगा, ए आपका लघु चाप को डिनोट करेगा, और दीर्घ चाप को हम किससे डिनोट करेंगे, एम ए बी। तो लघु चाप और दीर्घ चाप आप लोगों को समझ में आ गया। अब इसके बाद हम आप लोगों को बताएंगे वृत्तखंड। वृत्तखंड क्या होता है, हाँ वृत्तखंड समझ लीजिए। सेगमेंट, देखिए वृत्तखंड क्या होता है, तो अगर कोई इस वृत्त है और उस वृत्त की जो जीवा होती है, देखिए अगर कोई वृत्त है और वृत्त परिस्थित की दो बिंदुओं को हम मिला देते हैं तो मिलाने वाली रेखाखंड क्या कहलाती है, वृत्त की जीवा कहलाती है। तो अगर हम मान लेते हैं कि यह कोई वृत्त की जीवा है जिसको हम नाम दे देते हैं CD, या आप कोई भी नाम दे सकते हैं, नामांकन आप स्वेच्छापूर्वक अपने अनुसार जो भी कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमने मान लिया कि एक कोई वृत्त की जीवा है और जीवा क्या है, CD है, तो वृत्त की जीवा जो होती है, देखिए किसी भी वृत्त की जो जीवा होती है वृत्त को दो भाग में विभाजित करती है और प्रत्येक भाग को हम वृत्त खंड कहते हैं। वृत्त खंड का मतलब क्या, वृत्त का एक पार्ट। तो देखिए यह जीवा है, अब यह इसकी दो भाग हो गए, एक यह और यह बड़ा वाला। तो बड़े वाले भाग को हम दीर्घ वृत्तखंड बोलते हैं और छोटे वाले भाग को हम लघु वृत्तखंड बोलते हैं। बड़े वाले भाग को हम क्या बोलेंगे, दीर्घ वृत्तखंड। देखिए बड़े वाले भाग को हम क्या कहेंगे, दीर्घ वृत्तखंड बोलेंगे, और छोटे वाले भाग को हम क्या बोलेंगे, लघु वृत्तखंड। वृत्तखंड क्या होता है, तो वृत्त की जीवा, किसी भी वृत्त की जीवा, चाहे वो कैसी भी कोई भी वृत्त हो, तो किसी भी वृत्त की जीवा वृत्त को दो भाग में विभाजित करती है। प्रत्येक भाग को हम वृत्तखंड कहते हैं और उसमें से बड़े वाले भाग को दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं और छोटे वाले भाग को हम लघु वृत्तखंड कहते हैं। अब इसमें एक चीज़ और है समझने के लिए, आप लोग समझ लीजिए, वो है त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड क्या होता है, ये लास्ट पॉइंट है, त्रिज्यखंड। हाँ देखिए त्रिज्यखंड क्या होता है, त्रिज्यखंड का मतलब यह होता है कि अगर यह कोई सर्कल है, सर्कल का यह सेंटर है, या सर्कल की रेडियस है, यह भी सर्कल की क्या है, रेडियस है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, त्रिज्यखंड बोलेंगे। ये जो छायांकित वाला भाग है इसे आप क्या बोलेंगे, त्रिज्यखंड बोलेंगे। तो आप यह कहेंगे कि किसी वृत्त के किन्हीं दो त्रिज्याओं के मध्य घिरे क्षेत्र को त्रिज्यखंड कहते हैं, ठीक है। हाँ देखिए एक बार और आप लोग अच्छे से समझ लीजिए कि अगर कोई भी वृत्त दिया गया है ना, तो उस वृत्त की अगर दो त्रिज्याओं द्वारा ये जो उनके मध्य का जो घिरा क्षेत्र होता है उसे हम क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड कहते हैं। तो परिभाषा के तौर पे आप यह बोलेंगे कि किसी वृत्त के किन्हीं दो त्रिज्याओं के मध्य घिरे भाग के क्षेत्रफल को क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड कहते हैं। अब इस वीडियो में इतना ही इंट्रोडक्शन के तौर पे, नेक्स्ट वाले वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि थ्योरम से संबंधित क्वेश्चंस कैसे आप लोग सॉल्व करेंगे। और यह टॉपिक्स जो है बहुत ही सरल है और मैं आप लोगों को इस टॉपिक से लेकर क्लास 9th 10th 11th 12th सभी इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को मैथ्स का वीडियो मिल जाएगा। और मैं सभी वीडियो में कोशिश करूंगा, 100% कोशिश करूंगा कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए, डिटेल से समझ में आए, हर बारीकी से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा।